जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें क्या है बायोलॉजी के एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। तो क्या है, पहला चैप्टर जीवों में जनन। अर्थात देखिए बच्चा, आप लोगों को पूरी नोट्स हमने क्या किया है, पहले चैप्टर में बता दिया है। इसके पूरे नोट्स को हमने पार्ट वाइज का किया है, पीछे अपलोड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इसके यानी बायोलॉजी के क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी जितने भी एनसीईआरटी बुक में आपके जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर वन शॉट में हम बता देंगे। जिससे क्या होगा आप लोगों को कि एक तो नोट्स मिल गए, इसके साथ ही साथ क्या हो जाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पर ही क्या होगा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए अब उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। देखिए बच्चा, पूछा है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो देखिए बच्चा, क्या होता है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो देखिए क्या होते हैं कि जनन जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए जनन क्या होते हैं, तो वही जो अपनी संतति को क्या केयर करते रहते हैं, बनाए रखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, जनन की आवश्यकता होती है। जैसे मानव है तो क्या करेगा, मानव के साथ ही क्या करेगा, जनन करेगा। तो उसी तरह प्रत्येक जीव जो है अपनी जाति की अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, जनन जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। यानी ये क्या है, जीवों के लिए एक लाइफ प्रोसेस है, जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है। देखिए जीवों की क्या मिलती है, उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी क्या होती है, बनी रहती है। देखिए जितने भी जीव जाति हैं उनमें क्या होती है, निरंतरता बनी रहती है। यानी एक पीढ़ी के बाद क्या होती है, दूसरी पीढ़ी आती रहती है। अगर यही जनन नहीं करेंगे कोई भी जीव, कोई भी जाति, तो उनके जाति का अस्तित्व क्या हो जाएंगे, खतरे में पड़ जाता है। जनन जीवों के अमरत्व में भी क्या होते हैं, सहायक होता है। जनन से जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। देखिए क्या होता है ना कि जनन, तो जनन जो होता है एक लाइफ प्रोसेस है, जिसके द्वारा सिर्फ जीवों में क्या होती है, उत्तरजीविता में क्या हो जाती है, मदद मिलती है। इससे क्या होंगी, संख्याओं में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अमरत्व, जैसे मानव है तो मानव जो है सदियों से चला आ रहा है, वो क्या है, एक तरह से जाति ही है जो क्या करता है, जनन करता है और दूसरे मानव पीढ़ी को क्या करता है, जन्म देता है। इसी को क्या कहते हैं, जनन, जो कि क्या है, हर प्रत्येक जीव के लिए जनन आवश्यक होता है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होती रहती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं। अर्थात जनन जो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जितने भी लाभदायक विभिन्नताएं हैं वो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती जाती हैं, स्थानांतरित होती जाती हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का क्या था, उत्तर था। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। देखिए जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है, ये पूछा है। तो देखिए लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। देखिए लैंगिक जनन जो होता है, जनन की क्या होती है, श्रेष्ठ विधि को माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की क्या होती है, अदला बदली होती है। देखिए लैंगिक जनन क्या होते हैं, तो लैंगिक जनन जो होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। यानी देखिए लैंगिक जनन में क्या होते हैं, दो लोगों की, दो विपरीत लिंगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें एक मेल होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। तो उसके द्वारा जो होंगे जनन, तो वह जनन क्या होती हैं, अच्छी मानी जाती है, जिससे क्या होती हैं, उनमें गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं। देखिए लैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं। यानी जो युग्मक होते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक में नए लक्षण क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं, तथा नए जीव का क्या होता है,
विकास होता है। यही होते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नए जीवों की क्या होती है, विकास होती रहती है, जो अपने जनकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर भी क्या होते हैं, अधिक होती हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होते हैं। देखिए आनुवंशिक जो होते हैं, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण जीवों में क्या हो जाते हैं, अधिक क्षमता होती है। अर्थात लैंगिक जनन में क्या होते हैं ना, कि जो जनकों के क्या होते हैं, ये जो संतति होते हैं अपने जनकों से पूर्ण माने क्या करेगा कि भिन्न होते हैं, यानी ये जो होते हैं अपने जनक से भिन्न होते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवित रहने की क्या हो जाते हैं, अधिक अवसर मिल जाते हैं। और ये क्या होते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा, वो तो लैंगिक जनन के बारे में ही बात कर रहे थे, अब क्या है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। क्लोन क्यों कहा गया है, तो क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, जीरोक्स कॉपी होते हैं, और जो जीरोक्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, यानी अपने जनक के से क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं, जिस कारण उसे क्या कह देते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब सीधी बात है कि अपना एक अपनी तरह ही क्या होने चाहिए, संतान होने चाहिए, सेम टू सेम जिसको बोला जाता है। तो देखिए आकारिकी एवं, आकारिकी मतलब जो जनक के शरीर के आकार के रूप, यानी आकारिकी और आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। देखिए किसके अनुसार, तो जो उनके जो जनक हैं और संतति के जो आकार संरचना जो होती हैं समान होने चाहिए, और आनुवंशिक रूप से भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के एकदम समान होती हैं, अतः इसे क्या कहेंगे, क्लोन कहते हैं। देखिए क्लोन इसी को कहते हैं कि अपने जनक के सेम टू सेम होने चाहिए, यानी वो चाहे उनकी संरचना हो, चाहे फिर उनका आकार हो, चाहे आनुवंशिक रूप हो, सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जिस कारण इसे क्या कह सकते हैं, हम लोग क्लोन कह सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति, यानी लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों। क्या यह कथन हर समय सही होता है। क्या कह रहा है कि देखिए लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों, और क्या यह कथन हर समय क्या होता है, सही होता है। तो देखिए लैंगिक जनन में जो संतति होती हैं तो उनके तो अच्छे अवसर होते ही हैं, तो उनमें क्या होते हैं, लेकिन ये हर बार सही होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। देखिए लैंगिक जनन के दौरान क्या होती है, गुणसूत्रों का विनिमय होता रहता है, जिसके कारण आनुवंशिक क्या हो जाती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो जनक से संतति में क्या होती रहती हैं, लगातार स्थानांतरित होती रही। अर्थात जो जनक होते हैं उसी तरह उनमें क्या होती हैं, उनके बच्चों में भी स्थानांतरित होती रहती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति और निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का क्या होता है, जन्म होता है। अर्थात देखिए युग्मकों की क्या होती है, जिसमें युग्मकों की उत्पत्ति होती रहती है, अर्थात जो होते हैं क्या, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक, यही होते हैं, और इन्हीं के संलयन से क्या होते हैं, निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप क्या होती है, नई संतति उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण नए गुणों वाले संतति क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संतति के जीवित रहने के क्या हो जाते हैं, अच्छे अवसर
होते हैं। देखिए, युग्मकों की उत्पत्ति होती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का क्या हो जाता है, जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संतति के जीवित रहने के क्या हो जाते हैं, अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चा? तो जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में भी क्या हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय क्या होते हैं, लैंगिक जनन सही होंगे। कभी कभी क्या होते हैं, जनक जो होते हैं रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह रोग क्या हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में आ जाती है, जिससे वह पीढ़ी भी क्या हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाती है। तो अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला जो प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है। देखिए बच्चा, पूछा क्या है कि अलैंगिक जनन यानी जो अलैंगिक जनन द्वारा जो बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक और संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं, जनक के समान होते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जीरोक्स कॉपी, यानी अपने जो होते हैं जनक के वो सेम टू सेम क्या होते हैं, जीरोक्स कॉपी होते हैं। अर्थात आनुवंशिक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से भी क्या होते हैं, जनक के समान होते हैं। अर्थात अपने जनक का क्या कहलाते हैं, ये क्लोन होती हैं, यानी ये अपने जनक का क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, जनक से भिन्न होते हैं। तो देखिए बच्चा, क्या कर रहा था कि जैसे अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होती हैं वो क्या होती हैं, एकदम जनक के समान होती हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं कि जो संतान उत्पन्न होती है आनुवंशिक रूप से क्या होती हैं, वो जनक से भिन्न होती हैं। तो ये था 5वां प्रश्न। अब आइए देखते हैं 6वां प्रश्न। देखिए बच्चा, क्या कह रहा है 6वां प्रश्न कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। देखिए, क्या पहले पूछा है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच में क्या पूछा है, विभेद अर्थात अंतर पूछा है। और कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है, ये भी पूछा है। तो आइए अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ क्या डालेंगे, लैंगिक, और एक तरफ अलैंगिक जनन। तो देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो देखिए, अलैंगिक जनन में पहला क्या होते हैं कि इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। सही बात है कि अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, एक लोगों की जरूरत होती है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होती है, नर और मादा 2 लोगों की क्या होती है, इसमें भाग लेते हैं। अर्थात दोनों लेते हैं, लेकिन क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी एक नर होगा तो दूसरा क्या होगा, मादा। दूसरा है, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। यह जनक की क्या होती है, कायिक कोशिकाओं, यानी जो जनक जो होते हैं उनके किसी एक अंग द्वारा क्या होते हैं, नई पीढ़ी का उद्भव होता है। जबकि जनक के जनन कोशिकाओं में क्या होते हैं, होता है, यानी इनमें जो जनक के जनन कोशिकाओं में क्या होते हैं, ये होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, इसकी कायिक कोशिकाओं में। इसमें क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अलैंगिक जनन में। जबकि इसमें क्या होते हैं, इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों प्रकार के क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। और उसी प्रकार ये है चौथा कि इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कार्ड्रेटा में पाए जाते हैं, कार्ड्रेट में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या होते हैं, जो जनन होते हैं तो छोटे छोटे कशेरुकी और निम्न कार्ड्रेट में क्या होते हैं, यानी निम्न श्रेणियों में पाए जाते हैं। जबकि यह क्या होता है, लैंगिक में यह उच्च पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चा, इसमें एक प्रश्न पूछा था ये एक और कि कायिक जनन को प्रारूपिक और लैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो अब उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, कायिक जनन को, तो देखिए क्या होती है कायिक जनन, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है। देखिए, कायिक जनन जो होती हैं अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के क्या होते हैं, कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, यानी किसी एक भाग से क्या होते हैं, इनका
नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे हो सकता है कि वो पत्ती के द्वारा हो, जड़ के द्वारा हो, या फिर शाखा के द्वारा, यानी किन्हीं एक जो भाग होते हैं इनके कायिक के, उन्हीं से क्या होते हैं, नए पौधे का क्या हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं। सब नोट्स में हम पीछे क्या किए हैं, अपलोड कर चुके हैं, देख लीजिएगा वहीं पे आप लोग। अतः इनमें से एक ही जनक भाग लेता है। जाहिर सी बात है कि किसी एक ही भाग से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, यह एक ही जनक से भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक और आकारिकी में जनक के समान होते हैं। देखिए, इसके द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न संतति आनुवंशिक और आकारिकी में क्या होते हैं, जनक के समान होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक और लैंगिक जनन ही है। देखिए, इसको कह सकते हैं क्योंकि एक ही इसमें क्या होते हैं, जनक एक ही होते हैं, और क्या होते हैं, इसके एक कायिक भाग से इनका निर्माण होता है। अतः इनको कह सकते हैं क्या, कि यह प्रारूपिक रूप से क्या है, अलैंगिक जनन ही है। देखिए, अगला जो 7वां प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चा, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण पूछा है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन होता क्या है, तो कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है। देखिए, कायिक जनन जो होती है, जनन की एक ऐसी विधि है जिसे एक तरह से हम लोग क्या मानते हैं, इसको अलैंगिक जनन भी मानते हैं, जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है। देखिए, जिसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे के शरीर का कोई भी एक भाग को लेकर और नए पौधे का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है, वही है कि नए पौधे में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे देखिए, जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का क्या होता है, पुनर्जनन ही क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो देखिए, वही कहने का मतलब है कि जो कायिक जनन है, तो कायिक मातृ पौधे के किसके अंग होंगे, जड़ हो सकते हैं, तना हो सकते हैं, पत्ती हो सकती है, या फिर कलिका हो सकते हैं। तो देखिए, इसके जो एग्जाम्पल हैं कि अजूबा, देखिए अजूबा ब्रायोफाइलम, अजूबा के पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होता है। देखिए, अजूबा जो एक तरह का क्या होता है, पौधा है जिसकी पत्तियों से क्या होते हैं, उसके किनारों पर क्या हो जाते हैं, पादप काय उत्पन्न हो जाते हैं, जो मातृ पौधे से अलग होकर क्या कर लेता है, नए पौधे का जन्म ले लेता है। देखिए, पत्तियों के द्वारा भी क्या होते हैं, जनन होते हैं, और वो कौन सा है, तो अजूबा, नाम से भी पता है कि अजूबा के द्वारा। तो अजूबा की जो पत्तियां होती हैं, उसके क्या होते हैं, किनारों से ये नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है आलू के कंद में। देखिए, आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां यानी नोट्स। देखिए, पर्व संधियां यानी जो आलू की जो आंख होती हैं, उनमें क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को क्या कर लेता है, जन्म दे देता है। देखिए, आलू जो होता है, क्या होते हैं, वो आलू में जो छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उन्हीं को पर्वसंधियां या फिर आलू का आंख बोला जाता है, वो भी क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं। पर्वसंधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका में क्या हो जाती हैं, नए पौधे को जन्म देने की क्या हो जाती है, क्षमता हो जाती है। देखिए, इसी तरह 8वां जो प्रश्न है, बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए। देखिए, 8वां जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है प्रश्न कि व्याख्या कीजिए, तो इसमें क नंबर दिया है किशोर चरण यानी जुवेनिल फेज। ये क्या होते हैं, किशोर चरण। तो इसको देख लेते हैं। सभी जीवधारी, देखिए किशोर चरण होता क्या है, किशोरा अवस्था इसको बोला जा सकता है, कि यानी जनन से पूर्व की अवस्था को ही क्या कहते हैं, किशोर चरण कहते हैं। यानी सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले, देखिए सभी जीवधारी हैं, जितने भी इस सृष्टि में, इस चराचर सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं, वे परिपक्व होने से पहले क्या करते हैं, एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं।
और उसके पहले क्या होते हैं, लैंगिक जनन से पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, किशोर चरण अवस्था यानी किशोरावस्था कहते हैं। देखिए, परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं, इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इसके बाद ही क्या होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। देखिए, जो जंतुओं में क्या कहलाते हैं, ये किशोर अवस्था या किशोर चरण, तथा पौधों में यही क्या कहलाएंगे, कायिक अवस्था कहते हैं। इस अवधि में विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। इस अवधि में विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कोई भी जीव है, चाहे मानव लीजिए या चाहे कोई भी एक जानवर ले लीजिए, सब क्या है, एक तरह से सबकी क्या होती है, किशोर अवस्था जरूर आती है। यानी जनन से पूर्व की अवस्था को ही क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। इसका ख नंबर है प्रजनक चरण अर्थात रिप्रोडक्टिव फेज, यानी किशोरावस्था के बाद की ही अवस्था को क्या कहते हैं, प्रजनक चरण या रिप्रोडक्टिव फेज या चरण प्रजनक अवस्था है। तो देखिए, किशोरावस्था अथवा कायिक अवस्था समाप्त होने पर प्रजनक चरण या जनन अवस्था क्या हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। देखिए, पौधों में यह अवस्था को क्या किया जाता है, स्पष्ट पहचाना जा सकता है, क्योंकि पौधों में पुष्पन क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, पौधों में क्या होने लगते हैं, पुष्प निकलने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज। जबकि प्राणियों में भी अनेक शारीरिकी एवं आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। देखिए, प्राणियों में जैसे जंतुओं में भी क्या होते हैं, कई चीज़ें क्या हो जाती हैं, परिवर्तन होने लगते हैं, यानी उनकी शारीरिक और आकार में क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रजनक चरण। इसके बाद आता है जीर्णता या जीर्ण अवस्था, सेंसेंट फेज। देखिए, जीर्णता या जीर्णावस्था ये क्या होते हैं, तो इसको कहते हैं बुढ़ौती। सीधी सी सिंपल सी बात है। एक आ गया किशोरावस्था, एक आ गया प्रजनक यानी जनन अवस्था, और लास्ट में क्या होते हैं, प्राणियों की मृत्यु भी होती है, तो वो उसी को क्या कहते हैं, जीर्णावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो देखिए, यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। देखिए, कहते हैं ना कि जीने के हैं 4 दिन, तो 3 अवस्था तो आप लोग देख लिए, और एक अवस्था जो है बाल्यावस्था, तो वो उसके बारे में तो पढ़ना नहीं है, इसीलिए उसको लिखा नहीं गया, लेकिन 3 अवस्थाएं तो आ गई कि यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। यानी जनन की जो अवस्था होती है वो खत्म होने के बाद कौन सी अवस्था आ जाती है, तो जीर्णा अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं क्या होने लगती हैं, अब धीरे धीरे होने लगती हैं, यानी मंद होने लगती हैं। यानी जितने भी काम कार्य करने की जो शैली है धीरे धीरे क्या होंगी, कम होने लगती हैं। ऊतकों का क्षय होने लगता है, यानी जितने भी ऊतक हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं, तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है। यानी जब ऊतक के क्षय होने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, उनके शरीर के अंग भी कार्य करना क्या कर देंगे, बंद कर देती हैं, और अंततः जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, वृद्धा अवस्था कहते हैं या फिर जीर्णा अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्याख्या करके बताइए। देखिए, 10वां प्रश्न है आपके एनसीईआरटी बुक का कि व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर्बद्ध होते हैं। यानी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यही पूछा है क्या कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं कि युग्मक जनन में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। सही बात है कि युग्मक जनन में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक होता है नर तथा दूसरा होता है मादा, और ये भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित जनन समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है। देखिए, अगुणित जनक जो होते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है, किंतु अधिकांश जीवों में जनक क्या होते हैं, द्विगुणित होता है।
जबकि अधिकांश जीवों में क्या होते हैं, जनक द्विगुणित होता है। अतः द्विगुणित जीव अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित युग्मक बनाते हैं। देखिए द्विगुणित जीव अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या कर लेते हैं, अगुणित युग्मक बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में प्रत्येक युग्मक में गुणसूत्रों का केवल एक सेट यानी केवल एक जोड़ा, इसको सेट या एक जोड़ा अर्थात 2n क्या होते हैं, 2n उपस्थित रहता है। वही है कि क्या होते हैं कि प्रत्येक युग्मक में गुणसूत्रों का केवल एक जोड़ा ही क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव क्या होते हैं, अंतर्बद्ध होते हैं। इसके बाद आते हैं 11वां प्रश्न पर आपके कि दिया है कि निम्नलिखित में बताएं कि कौन अगुणित और कौन द्विगुणित है। तो देखिए अंडाशय क्या होते हैं, तो इसमें द्विगुणित होते हैं 2n। द्विगुणित का मतलब क्या हो जाएंगे 2n। परागकोश क्या होते हैं, ये भी द्विगुणित होते हैं। जबकि अंडा क्या होते हैं यानी ओभम, वो होते हैं अगुणित। ये क्या है, मादा युग्मक है ना, इसीलिए ये क्या होंगे अगुणित। अंडाशय से ही तो निकला है ओभम यानी अंडा, तो इसीलिए क्या है अगुणित है। अब पराग भी क्या है अगुणित है। जबकि नर युग्मक भी क्या होते हैं अगुणित। जबकि युग्मनज क्या होते हैं तो द्विगुणित होते हैं। युग्मनज का मतलब क्या हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक के जो होते हैं संलयन करते हैं तो उसके द्वारा क्या किसका निर्माण होता है, तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, जो क्या होते हैं n + n यानी 2n होते हैं। ये क्या थे प्रश्न नंबर 11 के आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन क्या होता है, इसकी हानियां बताइए। अर्थात बाह्य निषेचन क्या होता है और इसकी क्या हानियां हैं उसके बारे में जानकारी लिया जाए। तो देखिए जब अंडे और शुक्राणु का शरीर के बाहर क्या हो जाता है निषेचन होता है, यानी जब अंडे और शुक्राणु का शरीर के बाहर निषेचन होता है तब इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी यह हानि है कि इसमें अंडाणु का निषेचन निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में क्या होते हैं शुक्राणु बनते हैं। अर्थात जो शरीर के बाहर जो निषेचन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाह्य निषेचन। और इसमें सबसे बड़ी हानि यह है कि इसमें अंडाणु का निषेचन निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं बड़ी संख्या में किसकी आवश्यकता पड़ती है तो शुक्राणु की। इसके बाद है 13वां नंबर कि जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच क्या करिए विभेद यानी अंतर। तो देखिए जूस्पोर कशाभिक और अगुणित या द्विगुणित होते हैं। देखिए जूस्पोर क्या होते हैं कशाभिक होंगे या फिर अगुणित या द्विगुणित, ये तीनों हो सकते हैं। जबकि युग्मनज सदैव क्या होते हैं द्विगुणित होते हैं, क्योंकि युग्मनज में क्या होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। तो वो दोनों क्या होंगे n + n अर्थात 2n द्विगुणित होते हैं। ये दो युग्मकों के संलयन से क्या होते हैं बनते हैं, जिस कारण ये क्या होते हैं द्विगुणित होते हैं। जबकि जूस्पोर क्या होते हैं कशाभिक भी हो सकते हैं, अगुणित भी हो सकते हैं या फिर द्विगुणित भी हो सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह आइए देखिए प्रश्न संख्या 14 युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर कीजिए। यानी भ्रूणोद्भव और युग्मक जनन में क्या करना है अंतर बताना है। तो देखिए एक तरफ क्या लिख देंगे युग्मक जनन और एक तरफ भ्रूणोद्भव, यानी दोनों में क्या बताना है यहाँ पर बच्चा तो अंतर। तो यहाँ पर दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए ये क्या होते हैं युग्मक जनन में यह युग्मकों का क्या करता है निर्माण करता है। कौन करता है तो युग्मक जनन जो होता है युग्मकों का निर्माण करता है, जिसमें एक होते हैं नर युग्मक तो दूसरा क्या होता है मादा युग्मक। इसमें क्या होते हैं भ्रूणोद्भव में यह भ्रूण का निर्माण करता है, यानी युग्मकों के बाद की जो संलयन होती है उसके बाद क्या हो जाते हैं भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इससे अगुणित युग्मक बनते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं अगुणित होते हैं। इससे क्या होते हैं भ्रूण बनता है। इसमें क्या होते हैं युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि भ्रूणोद्भव में क्या होते हैं समसूत्री विभाजन होता है। तो इसको लिख सकते हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें क्या कर देंगे समसूत्री विभाजन होता है। यही है, यानी युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में क्या है ये अंतर है। तो अब आइए प्रश्न देखते हैं अगला नंबर। देखिए अगला प्रश्न है
कि पुष्प में निषेचन के बाद, देखिए पुष्प में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। अर्थात पुष्प में जो निषेचन होने के बाद उस पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनका उल्लेख करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं कि बीजांड वृंत, यानी बीजांड वृंत क्या हो जाते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो बीज वृंत बनता है। यानी बीजांड वृंत किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो बीज वृंत में। अध्यावरण किसमें हो जाता है परिवर्तन, तो बीज आवरण बनाता है। इसके बाद आता है अंड द्वार। अंड द्वार क्या होते हैं, यह प्रायः नष्ट हो जाता है और कभी कभी भोजन संचित होने के कारण क्या हो जाते हैं, पेरिस्पर्म बनाता है। अर्थात अंड द्वार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी भोजन संचित होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, पेरिस्पर्म बना लेते हैं। इसके बाद आता है कि बीजांड काय। बीजांड काय क्या कर लेता है, भ्रूण कोश, जिसमें क्या होते हैं, भ्रूण कोश में ये अंड कोशिका, अंड कोशिका क्या कर लेती है, भ्रूण बनाती है। और सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और ध्रुवीय केंद्रक क्या हो जाते हैं, भ्रूण पोष बनाता है। भ्रूण पोष में ही क्या बनते हैं, तो भ्रूण का निर्माण होता है, यानी भ्रूण पोष के अंदर ही क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। अर्थात ये जो होने वाले हैं परिवर्तन पुष्प के निषेचन के बाद, तो इतनी घटनाएं हैं जो ये सब है ना, ये जैसे बीजांड वृंत के बदल जाते हैं, अध्यावरण, अंड द्वार, बीज का, भ्रूण कोश जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ये चारों भी क्या होते हैं, क्या क्या इनमें परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन होते हैं, ये इसका आंसर है। अब आइए अगला नंबर देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक का दिया है कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। अर्थात एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, अपने आसपास 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य अर्थात स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। तो क्या होते हैं द्विलिंगी पुष्प, तो पहले तो जान ले कि द्विलिंगी पुष्प होते क्या हैं। तो देखिए द्विलिंगी पुष्प का मतलब जिसमें पुमंग और जायांग दोनों होने चाहिए, यानी ऐसे पुष्प जिसमें पुमंग और जायांग अर्थात स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो देखिए जब पुष्प में पुमंग या तथा जायांग दोनों होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। सामान्यतया समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प जैसे, देखिए द्विलिंगी पुष्प जैसे सरसों पाया ही जाता है आपके आसपास, मूली भी पाया जाता है, मटर, सेम, अमलतास और गुड़हल, यानी ये सब क्या होते हैं आपके आसपास, ये सब क्या पाए जाते हैं और इनके वैज्ञानिक नाम। तो देखिए सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है बेसिका कैम्पेस्ट्रिस, मूली रेफेनस सेटाइवस, मटर पाइसम सटाइवम, सेम डॉलिकोस लबलब, अमलतास केसिया फिस्टुला और गुड़हल का होता है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ये क्या है, इसके वैज्ञानिक नाम और ये इसकी द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ये हो गया। तो अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी भी कुकुर बीट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए। देखिए किसी भी कुकुर बीट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरों और स्त्री केसरों पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एक लिंगी पौधे के नाम जानते हैं, यानी एक लिंगी पौधे का क्या बताना है, नाम बताना है। तो देखिए क्या होते हैं कुकुरबीट पादप। तो देखिए कुकुरबीट पादप पुष्प एक लिंगी होते हैं, यानी कुकुरबीट जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। देखिए नर पुष्प में क्या हो जाते हैं, जायांग अनुपस्थित होगा। पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं, यानी एक लिंगी पुष्प में जो होते हैं नर जायांग क्या होते हैं, नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित हो जाएंगे, यानी स्त्री केसर क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और पुष्प में क्या पाए जाते हैं, तो 5 पुंकेसर होते हैं। ये प्रायः 2+2+1 के रूप में संयुक्त रहता है। इनके परागकोश व्यावृत यानी ट्विस्टेड होते हैं। जबकि मादा पुष्प में क्या होंगे, पुमंग यानी पुंकेसर क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जायांग क्या होते हैं, त्रिअंडपी, युक्तांडपी या एक कोष्ठीय तथा अधोवर्तीय अंडाशय से क्या होते हैं, बना होता है। अंडाशय से विकसित सरस देखिए अंडाशय से विकसित सरल सरस फल
को क्या कहते हैं, पेपो कहलाता है। यानी अंडाशय से जो विकसित फल होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पेपो कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं कि देखिए, मक्का जो होता है एक लिंगी होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जिया मेज। खजूर है, पपीता, नारियल, ये सब क्या है, एक लिंगी पुष्प है। यानी जिया मेज, खजूर, ये मक्के का हो गया, खजूर का फिनिक्स सिल्वेंट्रिस, पपीता का कैरिका पपाया, और नारियल का कोकोस न्यूसीफेरा। ये क्या है, एक लिंगी पुष्प के क्या है, एग्जाम्पल। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आपका 18वां प्रश्न और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न क्या है कि अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, व्याख्या कीजिए। देखिए, एक होता है कि सजीव प्रजक क्या होते हैं और एक होता है अंड प्रजक। तो देखिए, अंड प्रजक क्या कहते हैं, यानी ओविपेरस। तो अंड प्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे यानी युग्मनज का विकास मादा प्राणियों के शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। यानी जो जीव अंडे देते हैं तो उनमें युग्मनज का विकास कहाँ होता है, तो शरीर के बाहर और अंडे के रूप में होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर क्या कर देती हैं, निक्षेपित करती हैं, अर्थात रख देती हैं। यानी अंडे को क्या करती हैं, एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख देती हैं। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप मुक्त हो जाते हैं। अंडों में क्या होते हैं, भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप क्या हो जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। अंड प्रजक प्राणियों को विकास के लिए कम समय मिलता है। देखिए, अंड प्रजक प्राणियों को क्या होते हैं, विकास के लिए कम समय मिलता है। अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव प्रजक की तुलना में क्या हो जाती है, कम होती है। जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी। देखिए, मछली क्या होती है, अंडे देती हैं। उभयचर भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और ये क्या होते हैं, शरीर से बाहर इनका विकास होता है, निषेचन होता है। तो ये क्या होते हैं, जो अंडे के ऊपर जो होते हैं एक कैल्शियम युक्त क्या होते हैं, कवच होते हैं, और उन्हें ले जाकर ये क्या कर देती हैं, एक सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं, और वहीं पर इनका क्या होता है, भ्रूणीय विकास होता है। अब आइए देखते हैं सजीव प्रजक। देखिए, सजीव प्रजक या फिर जरायुज प्राणी यानी विविपेरस क्या कहलाते हैं। तो सजीव प्रजक में निषेचित अंडे, देखिए, सजीव प्रजक में निषेचित अंडे का परिवर्धन मादा प्राणी के शरीर में ही होता है। अर्थात जरायुज प्राणी जो बच्चे जन्म देते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी। तो उसी को कहा जाता है कि सजीव प्रजक में निषेचित अंडे का परिवर्धन मादा प्राणी के क्या होते हैं, शरीर के अंदर ही होता है। इसे आंतरिक परिवर्धन कहते हैं, क्योंकि माँ के क्या होते हैं, गर्भ में ही इनके शिशु का क्या होता है, विकास होता है। शिशु का विकास पूरा होने के बाद प्रसव द्वारा इनका क्या होता है, जन्म होता है। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण और परिवर्धन में अधिक समय लगने के कारण इनकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण होती है। देखिए, ये माँ के क्या होते हैं, गर्भ में रहते हैं, यानी शरीर के अंदर रहते हैं, मादा शरीर के, जिसके कारण इनमें क्या होते हैं, एक तो विकास में समय लगता है, और इनमें क्या होते हैं, खतरा भी कम होता है कि बाहरी जो होते हैं जीव जंतुओं से इनमें खतरा भी कम होता है। आंतरिक परिवर्तन होने के कारण ये बाह्य वातावरण तथा बाह्य परभक्षी जीवों से क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यानी आंतरिक यानी अंदर माँ के गर्भ में होने के कारण, यानी आंतरिक परिवर्तन होने के कारण ये बाहरी वातावरण, जो बाहर के वातावरण में जो होते हैं हमेशा चेंजेज होते रहते हैं, और बाह्य परभक्षी यानी जो शिकारी से क्या होते हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि सजीव प्रजक की उत्तरजीविता अंड प्रजक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए बच्चा, इस तरह से हमने क्या किया, आपको पहले चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा बता दिया, और इसके नोट्स भी हमने क्या किया है, पार्ट वाइज आप लोगों को अपलोड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद दूसरे चैप्टर को हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में इसी तरह नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।